Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी क्विज चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको NCERT बुक डायरेक्ट कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पर व्याकरण और पेडागोजी सेशन भी कंप्लीट कराया जा रहा है। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो अब मैं बात कर ले रही हूँ जो फिलहाल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये है NCERT बुक क्लास 7 का पॉलिटी और क्लास 7 का ही जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। क्लास 6 का भी साइंस और सोशल साइंस दोनों कंप्लीट हो चुका है। और इन वीडियोस के अगर आप PDF फॉर्म चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको इन वीडियोस के PDF फॉर्म मिल जाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहूँगी, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मैं स्किप करते जाऊंगी। क्योंकि ये बच्चे की बुक है तो बच्चों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ के समझाने की कोशिश की जाती है और वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे एग्जाम में आए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हम पेडागोजी सेशन को भी लेके चलते हैं तो इसलिए मैं इसको ज़रूर कवर कराती हूँ। और ये पैराग्राफ देने के दो ही उद्देश्य बनते हैं कि टीचर को भी कुछ रिकॉल मिल जाता है कि मैं चैप्टर में बच्चों को आज क्या पढ़ाऊँगा, और बच्चों को भी ये रिकॉल मिल जाता है कि आज हम लोग चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले क्या हैं। तो अगर आपके एग्जाम में CTET के खासतौर पर स्टूडेंट को मैं बता रही हूँ कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए कि पॉलिटी की जो बुक है क्लास 6, 7 या 8 की, उसमें स्टार्टिंग में कुछ पैराग्राफ दिए रहते हैं, उस पैराग्राफ का देने का उद्देश्य क्या है। तो ठीक है, तो मैंने आपको उद्देश्य वो बता दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज। चूंकि ये चैप्टर का जो नाम है बाजार में एक कमीज, तो इसको हम लोग ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उन उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म होती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में क्या समझाने की कोशिश की गई होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं भी बताऊंगी वहां पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान, ठीक है। स्वप्ना जो कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा कि एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उसमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिसमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है, ठीक है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपए कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी रुई उसी को बेचेगी, ठीक है। आगे है, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, ठीक है। आगे है, व्यापारी ने परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। रुपए 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने उसे ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और स्वप्ना को 3000 दिए। स्वप्ना केवल 3000। व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने
तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। आगे है व्यापारी कह रहा है कि अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। सपना कहती है नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैं तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा हो सके। ठीक है, आगे है यदि स्वप्ना जानती है कि कपास में कम से कम 1800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता तो उसकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती। ठीक है, अब है इंदौर का कपड़ा बाजार। अब इसको भी कवर कर ले रहे हैं। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इंदौर कपड़ा बाजार संसार का विशाल बाजारों में से एक है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बाजार में कई प्रकार के कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इसी बाजार में बिकने के लिए आते हैं। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकर को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। आगे बढ़ती हूँ मैं, यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको कवर करा दूँ। आप साइड में से आप स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पे आती हूँ। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। ठीक है, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करके और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बना रहता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर कर्दे खरीदते हैं। एक कर्दे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी यह कर्दों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन कर्दों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें कितनी कम रकम मिलती है। ओके, आगे है व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है। तो इससे क्वेश्चंस काफी सीटे बनते हैं, स्क्रीनशॉट लेके जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आगे है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। साइड में आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते जाइएगा, छोटे मोटे सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब यहाँ पे बुनकर सहकारी संस्थाएं यहाँ पे दिया गया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके खुद कीजिएगा। ये भी फिगर देखिए कैसे जींस वगैरह यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। आगे है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात
करने का कारखाना। इंदौर का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों के अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल इन शर्तों पर ही व्यापार करते हैं, वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं, साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा सा विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों पर भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों में वस्त्र देते हैं। ठीक है, आगे है इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इसमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3000 प्रति माह है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हो कितना कम कीमत है। अब यहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज कैसे कैसे हुई, अब इसको हम लोग कवर कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से खुद करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपए की बेची गई। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इस फिगर की बात करें, इसको देख के यहाँ पे इसको फिलअप करना है। आप देख के कर सकते हो, नहीं मन करे तभी नहीं कर सकते हो, लेकिन कर लीजिएगा, अच्छा रहता है। अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलती हूँ। यहाँ पे बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है। तो बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट की खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ लोगों को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उनको दर्शा सकते हैं? तो इसकी बात कर रहा है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आती हूँ यहाँ पे आपको बाजार और समानता, ठीक है। तो विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इंदौर के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसाय या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर समझेंगे कैसे? ठीक है। तो आगे यहाँ पे मॉल्स वगैरह के यहाँ पे फिगर दिए गए हैं, आप देख सकते हो, आप देखे भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे है यहाँ पे एक और बाजार लोगों को काम करने, उनकी चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं।
किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं और वे लोग जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें और बड़ी जमीनें हैं। ठीक है, तो गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, वही बात कह रहे हैं, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादन मिल कर सरकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों की दृढ़ता से पालन करें। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। ठीक है, तो अब आ गया आपका यहाँ पे अभ्यास जो आपको खुद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको एक रिकॉल की जैसा होता है। और यहाँ पे आ गया आपका शब्द संकलन, जिसको आपको ये भी करना है। तो इसको करने के लिए मैं इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको एक रिकॉल जैसा मिल जाता है कि जो चैप्टर पढ़ने के दौरान आप लोग भूल चुके हैं या फिर समझ में नहीं आया, आपको फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो ये था आज का चैप्टर जो हो गया यहीं पे समाप्त। तो वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। चैनल पे अगर आप हमारे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आप सभी के पास, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा। जय हिंद।